डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर आखिर वो कौन से फील्ड्स हैं, कौन से एरियाज हैं जहां से इंटरव्यू में जिनके आधार पर नंबर दिए जाते हैं, यानी जो मार्क्स दिए जाते हैं। तो देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं। कुछ ट्रेनर्स और कुछ टीचर्स की ओपिनियन थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन जो कुछ मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत से इंटरव्यू बोर्ड मेंबर से डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन मैंने निकाला है हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी इंटरव्यू की चार इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, यानी चार ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर इक्वली आपको मार्क्स डिवाइड करके दिए जाते हैं, नंबर्स आपको दिए जाते हैं। इनमें सबसे पहला एरिया है डिस्पोजिशन। अब ये डिस्पोजिशन क्या होता है? तो इसका मतलब है कि नेचुरल क्वालिटीज ऑफ योर कैरेक्टर एंड योर टेंडेंसी टू बिहेव टुवर्ड्स अदर्स, कि आपके जो कैरेक्टर की जो नेचुरल क्वालिटीज है, स्वाभाविक जो आपके चरित्र के गुण है, और दूसरों के प्रति जो आपके व्यवहार की टेंडेंसी है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्पोजिशन। अब इस डिस्पोजिशन में चार फील्ड हम इसमें डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है योर स्मार्ट एंड प्लेजेंट अपीयरेंस, कि जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो नेचुरली आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए? बहुत स्मार्ट होना चाहिए और बहुत कहना चाहिए प्लेजेंट अपीयरेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बहुत तड़क भड़क वाले या कीमती कपड़े पहनकर जाएं। आप जो भी कपड़े पहने वो बहुत सोबर होना चाहिए और इंटरव्यू के ओकेजन के हिसाब से फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। बॉयज शर्ट एंड पैंट, वेल पॉलिश्ड शूज। गर्ल्स जनरली अपना सलवार सूट पहन सकती हैं या बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले गहने भी नहीं पहनना चाहिए। तो इंटरव्यू के डिस्पोजिशन में आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये पहला मुद्दा है। क्यों? कि किसी भी व्यक्ति पर आपका पहला प्रभाव केवल आपके आउटर अपीयरेंस से ही पड़ता है, इसलिए आपको अपना आउटर अपीयरेंस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है योर डायनेमिक बॉडी लैंग्वेज, कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होना चाहिए। आप जैसे ही दरवाजे में आप परमिशन लेकर एंटर करते हैं तो आपकी चाल से झलकना चाहिए कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए हैं। जब आप बैठते हैं तो यह नहीं कि आप झुक के यूं बैठ गए या पीछे कट के बैठ गए, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फिजिकल जेस्चर्स, जैसे बोलते टाइम हाथ भी कभी कभार चलते हैं पर ये बहुत एग्जैजरेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक स्वाभाविक तरीके से जवाब देते वक्त आपके हाथों का हाव भाव। तो दूसरा पॉइंट है आपके डिस्पोजिशन में योर डायनेमिक बॉडी लैंग्वेज। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके डिस्पोजिशन में है जो आपका दूसरों के प्रति व्यवहार की टेंडेंसी को बताता है, वो है एटिकेट एंड सोशल मैनरिज्म, कि आप में किस तरीके के एटिकेट हैं, आपके सोशल मैनर्स किस तरीके के हैं। अब इनको लेकर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, ये नहीं कहेंगे साहब आपके मैनर्स कैसे हैं। आपके मैनर्स और एटिकेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जांचे जाते हैं। मैं आपको इसके लिए कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी हाल ही में एक प्रत्याशी इंटरव्यू देने के लिए गए और वर्तमान में आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। तो यही क्वेश्चन उस इंटरव्यू में पूछ लिया। कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ था और बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन था। तो जैसे ही पूछा कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एट दिस टाइम, तो कैंडिडेट ने बहुत जल्दी से कहा सोनिया गांधी। अब यहाँ पर जो जवाब दिया वो जवाब तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके एटिकेट और सोशल मैनर्स के आधार पर यह जवाब गलत हो गया। वो एक बहुत बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, तो कम से कम आप उनके नाम के पहले श्रीमती और साथ में जी करके कोई ना कोई तो आदर सूचक शब्द लगाएंगे। वो आपकी कोई क्लास फेलो तो है नहीं, आपकी कोई फ्रेंड तो है नहीं कि आपने कह दिया सोनिया गांधी। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल और बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपके इंटरव्यू बोर्ड मेंबर ने आपके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर दी, और जब आपको कोई अप्रिशिएट करे तो आपका फर्ज क्या बनता है?
चुपचाप बैठना नहीं, आप तुरंत प्रभाव से उनको कहें थैंक यू वेरी मच सर। तो यहाँ पर ये सोशल मैनर्स हो गए। मान लीजिए आपने कोई जवाब गलत दे दिया किसी क्वेश्चन का, तो कई बार ये होता कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स आपके उस जवाब को सही कर देते हैं। तो उन्होंने आपको गाइड किया, तो जैसे उन्होंने आपको गाइड किया तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें और आप उनको तुरंत धन्यवाद ज्ञापित करें। तो यही सोशल मैनरिज्म है। नेक्स्ट है योर मेंटल अलर्टनेस, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप मानसिक तौर से हर क्वेश्चन को ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर ही उसका जवाब देवें। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कायदा कह सकते हैं सर आई बेग योर पार्डन, और सर आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो यू। पर यह नहीं कि बिना सोचे समझे आप जवाब दे दें। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट देयर। कई बार तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप अपने घर से इस इंटरव्यू वेन्यू तक कैसे आए, तो आदमी हक बगा जाता है। तुरंत आप जो भी टैक्सी से आए, स्कूटर से आए, तो तुरंत आपको जवाब देना चाहिए। हो सकता है कि आपसे तुरंत आपके घर और इंटरव्यू वेन्यू के बीच की डिस्टेंस पूछ ली जाए। तो अगर एग्जैक्ट भी नहीं मालूम है तो आप कह सकते हैं साहब 12 किलोमीटर है या 7 किलोमीटर है, कोई नापने तो जा नहीं रहा। यही आपकी मेंटल अलर्टनेस है जो आपकी वहां पर देखी जाती है। ये पहला क्राइटेरिया है आपके इंटरव्यू का, आपका डिस्पोजिशन। नेक्स्ट आता है योर नॉलेज, योर सब्जेक्ट नॉलेज, योर जनरल नॉलेज एंड योर इंटेलिजेंस। मीन्स योर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, ये आपकी सब्जेक्ट की भी हो सकती हैं, करंट अफेयर की भी हो सकती हैं, और जो भी घटनाएं इस दुनिया में घट रही हैं उनकी नॉलेज भी हो सकती है। तो आपकी इस नॉलेज में आपका रेंज ऑफ नॉलेज क्या है। आप ये मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये नहीं कह सकते सर मुझे तो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, या आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ज्योग्राफी, या कहेंगे सर मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं है, या मुझे पॉलिटी की जानकारी नहीं है, या मुझे कॉमर्स के अकाउंट सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। नहीं, आपकी नॉलेज की रेंज क्या है। वो आपको साइंस के आप भले स्टूडेंट हैं तो कभी भी वो कॉमर्स के बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे सब्जेक्ट की में, केवल उसकी जनरल नॉलेज के रूप में आपको कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक ऐसे ही यदि आप कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये प्ले नहीं ले सकते हैं कि सर मैं तो साइंस का आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ या कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, सो मुझे साइंस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। एटलीस्ट आपको साइंस के जनरल क्वेश्चन, जिन्हें हम लोग जनरल साइंस कहते हैं, उसकी तो नॉलेज होना ही चाहिए ना, जो डे टू डे लाइफ में काम आती है। तो आपकी नॉलेज में योर रेंज ऑफ नॉलेज, कि आपकी जो ज्ञान है वो सीमित नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके भी कुछ ना कुछ नॉलेज आपको है। तो ये तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज हो गई। अब आती है आपकी जनरल नॉलेज। आपको अपने देश के, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो या इंडिया की हिस्ट्री हो, आपको जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। और चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ते रहते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स के भी नॉलेज होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक स्पष्ट ये कर दूं कि देखिए आपकी नॉलेज का टेस्ट नो डाउट आपके रिटन टेस्ट में पहले ही हो चुका है। तो यहाँ देखा जाए तो आपकी कोई नॉलेज का बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है, तो कम्युनिकेशन स्किल जांचने के लिए, कॉन्फिडेंस जांचने के लिए कोई ना कोई तो सब्जेक्ट चाहिए जिस पर आप वार्तालाप कर सकें, बातचीत कर सकें। और ये बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, देन जनरल नॉलेज, देन करंट अफेयर एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आपकी रेंज ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट, पर्टिकुलरली आपने जो सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़े हैं उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज भी जांची जा सकती है कि उस सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज कितनी गहराई तक है, यह भी देखा जा सकता है। इसलिए आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज और बाकी का जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी ऑफ योर ओपिनियन एंड योर थॉट। कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या फिर नेशनलाइजेशन अच्छा है,
कि आजकल बहुत सी चीज़ों को हम लोग प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे हैं, और कुछ हम बात करते हैं कि सब नेशनलाइजेशन हो जाए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो अब पहले तो कैसा, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे हैं, जैसे बैंक की बात ले लीजिए, प्राइवेट सेक्टर के बैंक सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं, और उधर आप फिर नौकरी चाहते हैं नेशनलाइज्ड बैंक की, तो कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई, कोहेरेंस ऑफ थॉट्स। तो इसको लेकर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको अपनी ओपिनियन या आपको अपने जो विचार हैं वो तुरंत इंटरव्यूअर्स की बातों में आकर बदलना नहीं चाहिए, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में कभी कभी यह भी पूछ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं अल्टीमेटली उनकी जीवन में क्या उपयोगिता है, तो उन सब्जेक्ट की उपयोगिता से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो यह है आपके इंटरव्यू का सेकंड पिलर। पहला पिलर था योर डिस्पोजिशन, आपका आउटर अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, या कहना चाहिए कि आपके मैनर्स, एटिकेट, योर मेंटल अलर्टनेस, और यह था सेकंड योर नॉलेज यानी सब्जेक्ट नॉलेज एंड जनरल नॉलेज। तीसरा इंपॉर्टेंट आपका पिलर इंटरव्यू का आता है, वह है कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आज की तारीख में हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कहना चाहिए मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल में आप कितना साफ बोलते हैं, तो मैं कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। पहला है क्लैरिटी ऑफ योर स्पीच, कि आप जो कुछ बोलते हैं वो कितना साफ साफ बोलते हैं, और जो शब्दों का उच्चारण, उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आपने कहा मैंने पुलिस को पिटते हुए देखा, यहां पर पिटने में पै पर छोटे ई की मात्रा है। अगर इसी को किसी ने कह दिया मैंने पुलिस को पीटते हुए देखा, तो यहां पर पै पर बड़े ई की मात्रा है, लेकिन पुलिस को पिटते हुए देखा और पुलिस को पीटते हुए देखा, तो केवल छोटी और बड़ी ई की मात्रा से दोनों सेंटेंस का भाव बदल गया। इसलिए इफ यू आर presenting your interview in English language, then you must get good knowledge of pronunciation of the words. My experience says that specifically the Hindi medium students, more than 50% words most of the students pronounce wrongly. इसलिए आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपकी क्लैरिटी ऑफ स्पीच। सेकंड है योर स्पीड ऑफ स्पीकिंग, कि जो आप बोल रहे हैं उसकी स्पीड क्या है। आप बहुत तेजी से तो नहीं बोल रहे हैं, या इतना स्लो तो नहीं बोल रहे हैं कि मंद गति जैसे समाचार लगे। इन दोनों को चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस, इसके लिए रोजाना 15-20 मिनट आप किसी भी न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल, किसी भी अच्छी बुक का कोई 1 या 2 पेज, या कोई भी स्टोरी कम से कम 2, 3, 4 बार एक ही स्टोरी, एक ही आर्टिकल, एक ही पेज को, एक ही पैराग्राफ को बोल बोलकर आप रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड के लिए आपका स्मार्टफोन आपकी हेल्प करेगा। फिर आप खुद आपकी वॉइस को सुनिए कि आपका क्लैरिटी ऑफ स्पीच कैसा है और स्पीड ऑफ स्पीकिंग कैसा है। ये आप धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन में ये इंप्रूव नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करने से अपना क्लैरिटी ऑफ स्पीच और स्पीड ऑफ योर स्पीच आप स्पीकिंग आप चेक कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है योर वॉल्यूम ऑफ स्पीच, कि आप जो बोल रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है, यानी उसकी कहना चाहिए कि कितना जोर से आप बोल रहे हैं। सामान्यतः इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स आप जहां बैठे हैं उसे 8 से 10 फीट की दूरी पर होते हैं। जनरली 5-6 फीट के बीच में टेबल होती है, टेबल से 1.5-2 फीट दूरी पे आप बैठते हैं और 1.5-2 फीट की दूरी पे इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं। तो आपको बहुत जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना है, या इतना धीरे नहीं बोलना है कि सामने वाले व्यक्ति को आपको आवाज ही नहीं सुनाई दे। आप प्रैक्टिस कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपसे 10-12 फीट दूरी पर बैठा हुआ है तो आपके बोलने का वॉल्यूम क्या होना चाहिए। और अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू रिकॉर्ड योर ऑन स्पीच एंड देन चेक द क्लैरिटी ऑफ स्पीच, स्पीड ऑफ योर स्पीकिंग एंड वॉल्यूम ऑफ योर स्पीच। और नेक्स्ट है द टोन ऑफ योर स्पीच, की जो आप बोलते हैं उसका टोन कैसा है, उसका पिच क्या है, उसका इंटोनेशन है, अप्स एंड डाउन्स कैसे हैं। अगर आप किसी को थैंक यू कहते हैं तो आपके चेहरे पर थैंक यू का भाव झलकना चाहिए।
अगर आप सॉरी फील करते हैं तो आपके चेहरे पे भाव भी झलकना चाहिए कि आप वाकई में खेद प्रकट कर रहे हैं। किसी को डांट रहे हैं तो चेहरे पे भाव आना चाहिए। इसलिए आपके इमोशंस, आपकी टोन, आपका पिच, इंटोनेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अप्रोच, यानी आपकी जो भी अप्रोच हो पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को आप कभी क्रिटिसाइज नहीं करें, कंडेम नहीं करें, उसकी कमियां नहीं निकालें। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की लोकल लैंग्वेज का कुछ इंपैक्ट हम पर आता है। और हम अपने दोस्तों में या रिलेटिव्स में रहते हैं तो जनरली हम कुछ ऐसे स्लैंग्स जो लोकल, जिन्हें हम बाजारू भाषा वाले शब्द कहते हैं, वो हमारी आदत में आ जाते हैं। तो यू हैव टू अवॉइड स्लैंग्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। आपको एक बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है तो 2 महीने 1 महीने 15 दिन तक सावधानी से जिन शब्दों को आप डे टू डे लाइफ में बोलते हैं उनमें कोई स्लैंग्स नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर वर्ड्स। वर्ड्स हैव पावर। आप अपना शब्दकोश बढ़ाइए, अच्छे अच्छे शब्द सीखिए, आप अपने शब्दों का लेवल बढ़ाइए। इसके लिए आप अच्छा लिटरेचर पढ़ें, जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनके भाषण को सुनिए, तो निश्चित रूप से आप अपना वर्ड जो आपके हैं, जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी के, वो भी आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गए 3 पिलर हो गए, यानी योर डिस्पोजिशन, योर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, देन योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल, और नेक्स्ट है योर पर्सनल क्वालिटीज, यानी आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के या चरित्र के कौन से गुण आपने सीखे हैं, उन क्वालिटीज को लेकर भी आपकी जांच की जाती है। इनमें सबसे पहला आता है योर लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता। यानी आप जो भी काम करते हैं, एक तो होता है कि आप अपने पेरेंट्स के 10 बार कहने पर कोई काम करें, या आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपका बॉस 10 बार कहे, 5 बार कहे, तब आप जाके काम करें, या फिर आप अपनी तरफ से इनिशिएट करके उस काम को करें। तो आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए और साथ में काम करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आगे बढ़कर कुछ ना कुछ काम करें। साथ में लीडरशिप क्वालिटीज का एक गुण और होता है असर्टिवनेस, गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता। एक होता है डिसीजन मेकिंग पावर। अब ये कैसे चेक किया जाता है? देखिए, डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू में आपकी क्वालिटीज कैसे चेक की जाती है। आपसे कुछ ऑड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि अगर हम आपको सिलेक्ट कर लें तो क्या आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लेंगे, और आपको पोस्टिंग हम आपको 500 किलोमीटर दूर दे दें तो क्या आप वहां पे चले जाएंगे? तो कुछ कैंडिडेट्स कह देते हैं सर मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा। खास तौर से कुछ गर्ल कैंडिडेट्स कह देती हैं कि सर मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगी, शादीशुदा है तो मैं इन लॉ से या अपने हस्बैंड से पूछूंगी। तो यह आपको नहीं कहना है, आपको तुरंत डिसीजन लेना है कि नो डाउट सर, आई हैव ऑलरेडी कन्विंस्ड माई पेरेंट्स और माई इन लॉज, माई हस्बैंड रिगार्डिंग द पोस्टिंग, एंड चूंकि इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ माई फैमिली टू गेट ए जॉब, सो वेयर एवर आई एम पोस्टेड आई विल गो एंड ज्वाइन माई ड्यूटी, एंड सर्टेनली देयर मस्ट बी सम पॉलिसीज फॉर ट्रांसफर ऑल्सो आफ्टर 2-3 years एज पर द पॉलिसी ऑफ द डिपार्टमेंट आई विल अप्लाई फॉर ट्रांसफर। तो ये तुरंत आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए। मैं फलाने से पूछूंगा या फलाने से पूछूंगी तो फिर आपका ये सही जवाब नहीं माना जाएगा। दूसरा लीडरशिप क्वालिटीज या पर्सनल क्वालिटीज में आता है योर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां आप अकेले काम नहीं करते हैं, वहां पर आपके साथ और बहुत से लोग भी काम करते हैं। तो आपके अंदर टीम स्पिरिट होना चाहिए, आप में एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, आपका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होना चाहिए। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर वो क्वालिटीज होना चाहिए ताकि आप उनको बता सकें। कुछ आप अपने व्यक्तिगत चरित्र के बारे में कुछ न कुछ बताएं कि सर आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी स्टिल, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज माई प्रिंसिपल। ऐसे आप पंक्चुअलिटी की बात कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग की बात कर सकते हैं, डिसिप्लिन की बात कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखना कि जो भी आप जवाब देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके रेज्यूमे से भी मिलना जुलना चाहिए। अब आपने कहा मैं हार्ड वर्किंग हूं
और आपकी परसेंटेज 45 ही है, तो अगर आप हार्ड वर्किंग कह रहे हैं, परसेंटेज 45 है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना आपका जवाब। तो आप जो भी जवाब देवें, जो अपनी पर्सनल क्वालिटीज बताएं, वो आपके रेज्यूमे से तालमेल उनका होना चाहिए। अदरवाइज तो कहीं ना कहीं लगेगा कि आप ब्लफ कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पर्सनल क्वालिटीज में आता है, दैट इज योर मोरल वैल्यूज, नैतिकता। आज के जमाने में मोरल वैल्यूज बहुत जरूरी है। आपका जो एक कहना चाहिए एटीट्यूड जो है, उसको लेकर ये क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए इस इंटरव्यू को लेकर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स मैंने आपको बताए हैं। ये मान लीजिए अगर कोई इंटरव्यू 100 नंबर का है, तो हर पिलर को, हर फील्ड को 25-25 नंबर बांट दिए जाते हैं। ये जो मैंने डिस्कशन किया, कुछ लोगों की ओपिनियन अलग हो सकती है। जो मेरा डिस्कशन है, एक इवन जो एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन तक से मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, तो उन्होंने ये पूरे आंकलन बताए। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द 4 पिलर्स ऑफ द इंटरव्यू। Number 1, your disposition. It contains your smart and pleasant appearance, your dynamic body language, your mental alertness, your etiquette and social manners. Second is your knowledge about your subject, your general knowledge, your knowledge about current affairs, your general intelligence. Third one is your confidence and communication skill. How effectively you talk to the people, you convince the other people about your policy and about your plan. That is also very important for all the people in interview. So this is your confidence and communication skill. And last one is your personal qualities. It means the traits of your personality, in which the leadership qualities, your organizational skills, the qualities of your character, means your characteristics, and your moral values are checked.